नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन प्रैक्टिस टेस्ट पेपर थर्ड के आंसर की बात करेंगे। थर्ड जो है इसके आंसर की में देखते हैं कौन कौन से आंसर हैं इस टेस्ट पेपर के। तो पहला जो क्वेश्चन है, पृष्ठ मृदा किसे कहते हैं? मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य हेतु मशीन तथा औजार चलाए जाते हैं उसे पृष्ठ मृदा कहते हैं। इसकी गहराई 0 से 15 सेंटीमीटर होती है। 0 से मतलब ऊपरी जो परत है 0 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक गहराई तक ये परत पाई जाती है, उसे पृष्ठ मृदा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ मृदा प्रोफाइल के किस संस्तर में पाए जाते हैं? O2 उप संस्तर में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? सोलम शब्द से। क्वेश्चन नंबर 4, पेडोलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा के जन्म, निर्माण तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न है, मृदा विज्ञान का जनक किसे माना गया है? वीवी डॉकुचेव को मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 6, मृदा में औसत कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? 10:1 से 12:1 के मध्य होता है। अगला प्रश्न बच्चों, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर 8, वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाता है उसे हम नाइट्रीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, खनिज मृदा में कितने प्रतिशत जीवांश पदार्थ होते हैं? 0.1 से 5% जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, सरस पौधों की तुलना में परिपक्व पौधों का विच्छेदन मंद गति से क्यों होता है? इसका आंसर है क्योंकि कम उम्र वाले तथा सरस पौधों में विच्छेदन की क्रिया तीव्र गति से होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि परिपक्व पौधों में जटिल पदार्थों की अधिकता के कारण इनका विच्छेदन मंद गति से होता है। अगला प्रश्न बच्चों 11वां, मृदा शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वॉन लिबिंग ने मृदा शब्द की खोज की थी। जल के आयनिक गुणनफल को परिभाषित कीजिए। यानी जल में उपस्थित H+ आयन तथा OH- आयन की सांद्रता के गुणनफल को ही आयनिक गुणनफल कहते हैं। यानी इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसको जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 बच्चों, पौधे फास्फोरस को मृदा में किन आयनों के रूप में लेते हैं? H2PO4- आयन के रूप में तथा HPO4-2 आयन, यानी 2 आयनों के रूप में ये पौधे ग्रहण करते हैं फास्फोरस को। घासें किस तरह की मृदा के लिए प्रतिरोधी होती हैं? घास जो होती है वो अम्लीय मृदाओं के लिए प्रतिरोधी होती हैं। अम्लीय मृदाओं में जैव पदार्थों का विघटन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? कवकों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न बच्चों, क्षारीय मृदा में महीन कणों द्वारा होने वाली 2 हानियाँ। पहली हानि है, नीचे की मृदा ठोस बन जाती है तथा कभी कभी बी संस्तर जो होता है उसमें कड़ी परत बन जाती है। दूसरी जो हानि है, पृष्ठ मृदा संरचना रहित हो जाती है जिससे अपर्दन होने की अधिक संभावना हो जाती है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 17, मृदा pH पादप रोगों को किस प्रकार प्रभावित करती है? देखो, इसमें पहला जो है कि अम्लीय मृदाओं में क्रूसीफरी परिवार के पौधों में फिंगर एंड टो रोग हो जाता है। पोटैटो स्कैब रोग उदासीन तथा हल्की क्षारीय मृदाओं में बहुत अधिक फैलता है। ग्रे फ्लैक रोग जो है वो जई में मैग्नीज की कमी के कारण होता है और ये उदासीन मृदाओं में फैलता है। गेहूं का टैकॉल रोग जो होता है वो हल्की क्षारीय मृदाओं में फैलता है। यानी pH जो होता है वो मृदा में निम्न रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, मृदा जीवांश पदार्थ का रासायनिक संगठन लिखिए। जीवांश पदार्थ का रासायनिक संगठन इस प्रकार है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा वसीय यौगिक और लिग्निन तथा प्रोटीन ये पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च जो होता है 1 से 5%, सेलुलोज 10 से 28%, हेमी सेलुलोज 20 से 50% तक पाया जाता है, जबकि वसा और वसीय यौगिक जो होते हैं 1 से 8% होते हैं। लिग्निन की मात्रा 10 से 30% होती है और प्रोटीन 1 से 15% पाया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, खनिजन तथा विनाइट्रीकरण को समझाइए। तो खनिजन जो होता है ये एक पूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रम में कार्बनिक नाइट्रोजन को
अधिक गतिशील अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदला जाता है। कौन कौन से? अमोनियम आयन तथा नाइट्रेट आयन के रूप में। इसमें अमोनीकरण और नाइट्रीकरण की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इस पूर्ण प्रक्रिया को ही खनिजन कहते हैं। विनाइट्रीकरण देखिए बच्चों क्या होता है कि वह प्रक्रम जिसमें मृदा नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस या नाइट्रस ऑक्साइड में रूपांतरण हो जाता है, विनाइट्रीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में बैक्टीरियम डीनाइट्रिफिकेंस, सुडोमोनास, माइक्रोकोकस, बेसिलस आदि बैक्टीरिया भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा के कोई 2 कार्य लिखिए। पहला कार्य है, यह प्राकृतिक संसाधनों जैसे ऊर्जा, जल, पोषक तत्वों तथा गैसों का पुनर्चक्रण करती है। दूसरा इसका है, यह पौधों के लिए यांत्रिक आधार, जल और पोषक तत्व तथा जड़ों के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 21, पृष्ठ मृदा तथा अवमृदा में कोई 4 अंतर लिखिए। तो देखिए पहला जो अंतर है कि पृष्ठ मृदा जो होती है वो पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है, जबकि अवमृदा जो होती है वो आंशिक रूप से अपक्षयित होती है। पृष्ठ मृदा, इसमें मृदावातन अच्छा होता है, जबकि अवमृदा में मृदावातन अच्छा नहीं होता क्योंकि गहराई में पाई जाती है। पृष्ठ मृदा में मृदा वायु तथा वायुमंडल के गैसों का आदान प्रदान अच्छा होता है, जबकि इसमें गैसों का आदान प्रदान कम होता है। अगला अंतर है, यह उपजाऊ मृदा है, जबकि अवमृदा जो होती है वो कम उपजाऊ होती है। तो ये 4 अंतर हैं बच्चों इसमें। अगला प्रश्न है, कार्बन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए ये एक नामांकित चित्र है कार्बन का, जिसमें CO2 की भूमिका को समझाना है। तो कार्बन जो है वो वायुमंडलीय जो कार्बन है वो CO2 के रूप में सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। जब पौधे श्वसन करते हैं तो वापस CO2 वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। प्रकाश संश्लेषण में बनाई हुई CO2 जो होती है उससे भोजन बनता है। इस भोजन को जीव जंतु ग्रहण करते हैं तो कार्बन कहाँ आ जाती है? जीव जंतुओं में आ जाती है। जीव जंतु जब श्वसन करते हैं तो इनसे भी CO2 के रूप में कार्बन वापस वायुमंडल में चली जाती है। जीव जंतु जब मृत होते हैं और जब पेड़ पौधे मृत होते हैं तो उस समय इनके जो अवशेष होते हैं वो जीवांश पदार्थ के रूप में मृदा में मिल जाते हैं। जब इसका अपघटन होता है, विच्छेदन होता है मृदा जीवांश पदार्थ का, तो CO2 बनती है। ये CO2 मृदा जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना देती है। ठीक है बच्चों, कार्बनिक अम्ल बन जाता है, जिसकी कुछ मात्रा जो है वो पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। और CO2 जो है वो कैल्शियम और पोटेशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट नामक साल्ट में भी बदल जाती है, जिसे पौधे आसानी से जड़ों द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए पुनः कार्बन जो है वो पेड़ पौधों में चली जाती है। तो इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। फिर क्या होता है, वायुमंडल की कुछ जो कार्बन है वो स्वपोषित सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा कार्बनिक पदार्थ में बदल दी जाती है। तो इस प्रकार कार्बन का पूरा चक्र चलता रहता है, जिसे कार्बन चक्र कहते हैं। अब इसमें CO2 की क्या भूमिका है, आइए देखते हैं। CO2 की भूमिका, पादप अवशेषों के विघटन से या विच्छेदन से CO2 बनती है। यह मृदा से पुनः मिलकर पुनः वायुमंडल से पौधों द्वारा प्रयोग कर ली जाती है। CO2 की कुछ मात्रा जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है और कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट बना देती है। ये पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तथा कुछ नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायुमंडल द्वारा CO2 ग्रहण कर लेते हैं। इनके नष्ट होने पर, यानी पेड़ पौधों के नष्ट होने पर, कार्बन की यह मात्रा वायुमंडल तथा मृदा में चली जाती है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। तो ये बच्चों CO2 की भूमिका थी मृदा में। अब प्रश्न नंबर है 23वां प्रश्न, उभय प्रतिरोधी क्षमता किसे कहते हैं? मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर है, मृदा में अम्ल तथा क्षार मिलाने पर वह pH के परिवर्तन में प्रतिरोध दर्शाती है, जिसे मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता कहते हैं। मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक है कॉलोइडी पदार्थों की मात्रा पर, मृदा में उपस्थित मृत्तिका तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर, धनायन विनिमय क्षमता पर और प्रतिशत बेस संतृप्त पर। अगला प्रश्न है बच्चों 24वां, मृदा प्रोफाइल का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न संस्तरों को
समझाइए। तो देखते हैं यहाँ पर एक पूरी मृदा प्रोफाइल का एक चित्र है जिसमें कई सारे संस्तर हमें दिखाई दे रहे हैं। ओ, ए, बी, सी और आर, इतने संस्तर इसमें पाए जाते हैं। देखते हैं ओ जो संस्तर होता है वो 2 उप संस्तर का बना होता है। इसमें बिना सड़े गले पदार्थ होते हैं जो O1 उप संस्तर है। O2 उप संस्तर में पूर्ण अपघटित पदार्थ होते हैं। ए जो संस्तर है ये 3 उप संस्तरों में बटा होता है। A1 उप संस्तर में कार्बनिक पदार्थ का खनिज के साथ मिश्रण पाया जाता है। A2 उप संस्तर यह निक्षालित संस्तर होता है और A3 जो उप संस्तर है यह परिवर्तनशील उप संस्तर होता है। फिर अपन बात करते हैं बी संस्तर की। ये भी 3 उप संस्तरों में बटा होता है, B1, B2 और B3। B1 उप संस्तर जो होता है यह परिवर्तनशील उप संस्तर होता है। B2 उप संस्तर यह निक्षेपित या संचयन उप संस्तर होता है और B3 जो होता है ये B व C के मध्य अंतर परिवर्ती परत होती है। C संस्तर, इसमें कम विघटित और मूल अपक्षित पदार्थ पाए जाते हैं। आर संस्तर यह सबसे नीचे का कठोर चट्टान युक्त संस्तर होता है। तो इस प्रकार बच्चों ये मृदा प्रोफाइल है पूरी की पूरी जिसमें कई सारे संस्तर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझाइए। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वायुमंडल को वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होता है उसको जीवाणु द्वारा ग्रहण करके भूमि या पौधों को उपलब्ध कराना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अपन बात करेंगे। सहजीवी में क्या होता है कि फलीदार पौधों की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तथा पौधों को नाइट्रोजन देते हैं। इस प्रकार दोनों को आपस में लाभ पहुंचता है। इस संबंध को सहजीवन कहते हैं। कैसे करते हैं ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो ये क्या करते हैं, ग्रंथियों का निर्माण करते हैं उन पौधों की जड़ों में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जैसे राइजोबियम जो है फलीदार पौधों की जड़ों में पहुंचकर संक्रमण नलिका का निर्माण करते हैं। यह संक्रमण नलिका जड़ों से मूल रोम में फैलकर मूलक तथा कॉर्टेक्स तक पहुंच जाती है। यह कॉर्टेक्स की वृद्धि तथा विभाजन को प्रोत्साहित करती है। इससे जड़ों में ग्रंथियां बन जाती हैं। प्रारंभ में बैक्टीरिया पौधों की जड़ों पर संक्रमण करते हैं तथा उन पर निर्भर रहते हैं और बाद में पौधों को नाइट्रोजन देकर लाभ पहुंचाने लगते हैं। इस प्रकार जड़ों की ग्रंथियों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु की वृद्धि तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य शुरू हो जाता है। आइए अपन देखते हैं किस प्रकार से ये ग्रंथि का निर्माण करते हैं। तो देखो यहाँ राइजोबियम जीवाणु है। ये जीवाणु जो होता है ये जड़ों में जाकर के इस तरह से इनकी जड़ों में जाकर के एक जाल बना देता है जिसे संक्रमण नलिका कहते हैं। ये जड़ है जाकर के देखो ये मूल रोम जो है मूल रोम में पहुंच गए और यहाँ पर क्या होती है कॉर्टेक्स की अतिवृद्धि होने लगती है और ये गांठ के रूप में ग्रंथियां बन जाती हैं और यहीं पर राइजोबियम रह करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर लिया जाता है। तो बच्चों ये जो टेस्ट पेपर नंबर 3 जो था इसके पूरी की पूरी आंसर की मैंने आपके सामने प्रोवाइड कराई। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आंसर आपके सही थे। अगर आपको और भी टेस्ट पेपर के आंसर की देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है केमी साइंस विद राजेश सर। थैंक यू।